ओके, क्वेश्चन देख लेते हैं। एक तो हम न्यूमेरिकल है टॉर्जन मशीन, टॉर्जन इक्वेशंस पे दो न्यूमेरिकल देखेंगे आज हम, कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग हैं। ओके, ऐसे तुम्हारे सिलेबस में क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बहुत कम आता है, लेकिन फिर भी कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं सॉलिड और हॉलो शाफ्ट में। ओके, और क्या इसका यूज होगा, क्योंकि ये 6 सेमेस्टर डिजाइन मशीन एलिमेंट में बहुत यूज होने वाला चैप्टर है। तो रिमेम्बर, जो भी टॉर्जन्स इक्वेशंस है इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। तो सिक्स सिक्स सेमेस्टर जब हम डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट पढ़ेंगे तो उसमें ये सारे इक्वेशंस और ये सारे न्यूमेरिकल्स का यूज होगा। तो एक प्रैक्टिस करवा देते हैं ताकि 6 सेमेस्टर में थोड़ा सा समझने में आसानी हो सके। ओके, तो क्वेश्चंस क्या पे वो देख लेते हैं हम लोग हैं। तो एक सॉलिड रॉफ्ट आयरन है, सबसे पहले एक सॉलिड है, यहाँ पे एक सॉलिड है। ओके, और कौन सा है, रॉफ्ट आयरन का बना हुआ एक शाफ्ट होता है। ओके, इस शाफ्ट को क्या करते हैं कि रिप्लेस कर देते हैं एक होलो शाफ्ट से। ओके, एक होलो स्टील शाफ्ट में कन्वर्ट करते हैं। रिमेम्बर कि जो एक सॉलिड रॉफ्ट शाफ्ट है, ओके सॉलिड है, ओके वो बना हुआ रॉफ्ट आयरन का, इसको कन्वर्ट करते हैं होलो में, मतलब कि खोखला स्टील, लेकिन स्टील के बनाते हैं उसको हम लोग हैं शाफ्ट का। रिमेम्बर यहाँ पे कि जिसका जो डायमीटर्स है जो है वो इक्वल है टू द एक्सटर्नल डायमीटर्स ऑफ द होलो शाफ्ट। तो ये जो इसका जो शाफ्ट, फॉर एग्जांपल ये मान लो ये हो गया सॉलिड शाफ्ट। इसका जो डायमीटर है कैपिटल डी, इसका जो डायमीटर इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डायमीटर, क्योंकि बाहर का डायमीटर हुआ वो डायमीटर, ये जो होलो शाफ्ट है जो स्टील का बना हुआ है, ओके स्टील का होलो, इसका एक्सटर्नल डायमीटर वही डी है। रिमेम्बर दोनों का डी इक्वल है, लेकिन इसका इनसाइड डायमीटर भी एक है। तो इनसाइड डायमीटर बनाया गया है, ये अगर मान लेते हैं कि इनसाइड डायमीटर्स, ये जो इनसाइड डायमीटर्स है उसको डी मान लेते हैं हम लोग, स्मॉल डी। तो लेट डी इज द एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ hollow shaft, ओके जो कि इक्वल टू सॉलिड शाफ्ट डायमीटर, एंड स्मॉल डी इज इंटरनल डायमीटर ऑफ hollow shaft। इसको कभी इनसाइड डायमीटर बोल सकते हैं, इनसाइड डायमीटर भी इसको बोला जाता है। तो ये दो दो अलग चीजों में आ सकता है। तो ये तो पहला केस यहाँ पे मैं दे चुका था। आगे पढ़ते हैं। तो कैलकुलेट क्या करना मुझे है, कैलकुलेट करना है कि determine the ratio of external diameter and internal diameter of the hollow shaft। इस hollow shaft का d by d निकालना है, दिस माय टारगेट। ओके, एक्सटर्नल इंटरनल डायमीटर का शाफ्ट निकालना है। सेकंड वर्ड लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन स्टील में जो पैदा होगा वो 1.3 टाइम्स द मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन रॉफ्ट आयरन के बराबर है। मतलब दो अलग अलग मटेरियल हुआ, दोनों का अलग अलग शियर स्ट्रेंथ अलग है। ओके, तो लाइक द शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस ऑफ द स्टील is 1.3 times of the shear stress of the rough iron, W4 rough iron। ओके, ये कंडीशन दिया हुआ मेरा है। अब हमें निकालना क्या चीज है, जो टारगेट है जो उसको भी दे देते हैं। यहाँ पे टारगेट हमारा क्या चीज है, कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। तो ऑब्जेक्टिव है मेरा कैपिटल डी बाई डी फॉर होलो शाफ्ट।
ये मेरा मुझे निकालना ये चीज है। दिया हुआ क्या चीज है, शियर स्ट्रेंथ दिया हुआ है दो ऑब्जेक्ट का। नाउ तो अब ये जो शियर स्ट्रेस है तो हम बहुत इजी मेथड से बनाएंगे इसको हम लोग हैं। तो अब शियर स्ट्रेस से देखना हमको है कि शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम यूजिंग प्योर टॉर्जन इक्वेशन। तो क्या होता है प्योर टॉर्जन इक्वेशन का फॉर्मूला, T polar moment and shear stress by R equal to C थीटा इन लेंथ। क्योंकि यहाँ पे थीटा ट्विस्ट एंगल का डिस्कशन नहीं है यहाँ पे है, तो थीटा का कोई मेंशंस नहीं यहाँ पे किया हुआ है, सी का कोई मेंशंस नहीं किया हुआ है, एल का कोई मेंशंस नहीं किया हुआ है। तो इस टर्म को हम इग्नोर कर देंगे, हटा देंगे, तो हमारे पास बच जाएगा दिस टर्म्स। तो इसी चीज को हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो टी इक्वल टू आई पी shear stress into R, और अगर shear stress के टर्म में देखेंगे हम लोग हैं तो shear stress के टर्म से भी निकाल सकते हैं। तो ना पुट shear stress T into R into IP इक्वल टू shear stress। तो shear stress ऑफ द स्टील क्या होगा, तो T R by polar moment for steel इक्वल टू क्या था 1.3 टाइम्स ऑफ द रॉफ्ट आयरन। तो T R एंड IP ब्रैकेट में रफ्ट आयरन। अब इसमें से क्या क्या चीज हमारे पास है, क्या क्या चीज नहीं, उसको देख लेते हैं। तो स्टील क्या है, होलो है मेरा। ओके, इट इज होलो। तो स्टील इज होलो। जब स्टील होलो है तो इसमें क्या क्या टर्म को देख लेते हैं। तो टी इज अ टॉर्क, तो टॉर्क, आई इज अ रेडियस। तो अगर स्टील होलो है तो क्योंकि आउटसाइड डायमीटर डी है, तो ये इसका, इस केस में हम बात कर रहे हैं सिर्फ इसका केस में, इसका जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा आर इक्वल टू डी बाई टू। ओके, और 4 आईपी क्या होगा इस केस के लिए, आईपी रिमेंबर पाई बाई 32 डी का पावर 4 एंड डी का स्मॉल पावर 4। ये हो गया पावर मोमेंट। एंड टॉर्क, टी इज अ टॉर्क। ओके, तो ये टी जो टॉर्क है जो कि ट्रांसमिट होगा मेरा। अब आते हैं रॉफ्ट आयरन सॉलिड के लिए। तो इसके लिए रेडियस क्या होगा मेरे लिए, डी बाई टू। और इसके लिए क्या होगा पावर मोमेंट, क्योंकि सॉलिड है तो पाई बाई 32 डी का पावर 4। कि मेरा सॉलिड पार्ट हो गया है तो इसका स्टैंड डायमीटर जो मेरा वो डी ही है। ओके,
तो अब इसमें भी टॉर्क हो गया मेरा, इसका भी टॉर्क। इस केस में जो मेरा टॉर्क है, क्योंकि यहाँ पे दोनों चीज है, एक हॉलो है यहाँ पे है, तो इसमें कहा गया कि टॉर्क जो है वो दोनों पावर ट्रांसमिशन, जो टॉर्क मेरा जा रहा मेरा है, तो दोनों में जो टॉर्क है वो एक ही पावर ट्रांसमिट कर रहा मेरा है। ओके, तो हॉलो में और शाफ्ट में जब भी होगा वो हमारा जो टॉर्क होगा वो ट्रांसमिशन एक होगा मेरा। तो जब हम वैल्यू को पुट करेंगे हम लोग हैं, तो क्या मिलेगा मेरे सामने, पुटिंग ऑल डाटा in pure Torrance equations. So T d by 2 for the steel equal to 1.3 torque d by 2 and 32 and d का power 4। कुछ इसमें कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल जो कैंसिल होगा उसको हम लोग काट सकते हैं। तो टी टी कैंसिल, डी बाई टू कैंसिल, दिस कैंसिल। ओके, तो क्या बच गया, डी का पावर 4 एंड डी का पावर 4 इक्वल टू 1.3 टाइम्स। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग हैं। सो कितना चल जाएगा इसमें, तो 0.3 डी का, सॉरी सॉरी, अब ये डी यहाँ पे डी, ये सॉरी ये डी का पावर 4 कैपिटल, तो इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरा 0.3 डी का पावर 4 इक्वल टू 1.3 डी का पावर 4। तो निकालना क्या था, डी एंड स्मॉल का डी का पावर 4, तो 1.3 एंड 0.3। आप सिंपल यहाँ पे यूज कर लेना इक्वेशन को, है ज्यादा इसमें कुछ। बाकी नहीं रह गया, तो कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, इसको तुम भाग दोगे तो 1.3 एंड 0.3 को भाग दोगे तो 1/4, ये पावर ट्रांसफर चला गया, चेंज हो गया मेरा पावर है। जब भाग दोगे तो 4.33 और इसका पावर बाई 4। जब इसको हम लोग कैलकुलेटर्स का यूज करेंगे, ओके, तो d बाई स्मॉल d इक्वल टू 1.4 समथिंग्स आ जाएगा। ओके, तो हमारा जो डायमीटर होगा वो हमारा रेशियो होगा वो 1.4 के रेशियो के बराबर हो जाएगा। तो ये था एक हमारा न्यूमेरिकल। दूसरे न्यूमेरिकल की तरफ जरा मूव कर रहे हैं हम लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को जरा एक बार पढ़ते हैं, इसको पढ़ के इसको देखेंगे कि क्या है क्वेश्चन, कौन कौन सा डाटा इसमें यूज करेंगे, कौन सा डाटा का कब इस्तेमाल करेंगे वो देख लेते हैं हम लोग इसमें। हम लोग क्वेश्चंस क्या देख लेते हैं। डिटरमाइन, हमें कैलकुलेट करना है किसका, सेफ डायमीटर, मतलब एक ऐसा डायमीटर तुम्हें डिजाइन करना, क्योंकि हम लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर में किसी कंपनी में जॉब लगेगा, और अगर खास के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में या शाफ्ट को बनाने वाले कंपनी में जॉब लगेगा तो हमें डायमीटर निकालने के लिए कहा जाएगा। जैसे कि अगर मान लो कोई गाड़ी है, एक्सेल बनाना मुझे है, तो अगर गाड़ी का एक्सेल बनाना है, जैसे ये गाड़ी का एक्सेल है पीछे का, तो ये डायमीटर है, इस गाड़ी के ऊपर लोड पड़ रहा है, तो इसका
क्योंकि ये चक्कर रोटेट कर रहा है, तो इसका ये जो एक्सेल हो गया, इसका डायमीटर कितना होना चाहिए ताकि ये सेफ रहे, टूटे नहीं। तो सेफ डायमीटर निकालना, किसका निकालना, सॉलिड शाफ्ट का निकालना है, जो कि 500 किलो वाट का पावर ट्रांसमिट करता है। मतलब इसमें जो शाफ्ट है उसमें 500 किलो वाट का पावर ट्रांसफर कर रहा है। तो जो डाटा गिवन है, ओके, जो डाटा मेरे पास है वो है डाटा गिवन। सबसे पहले पावर दिया हुआ है मेरा है, पावर दिया हुआ है 500 किलो वाट। तो 500 को हम चेंज कर दिए सिंपली वाट में। ओके, ये 500 किलो वाट है। और उसके बाद क्या दिया हुआ, वो जब भी पावर करता है तो 1000 आरपीएम, मतलब सॉरी 100 आरपीएम, मतलब 100 रोटेशन पर मिनट पे ये इतना पावर जनरेट कर रहा है। तो इसका जो रोटेशंस है वो है 100 आरपीएम, मतलब रोटेशंस पर मिनट। और कुछ दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है कि शियर स्ट्रेस है एंड एंगल ऑफ ट्विस्ट है, मतलब जो इसके अंदर जो शियर स्ट्रेस पैदा होगा और जो एंगल ऑफ ट्विस्ट है वो दिया हुआ है 100 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो हम ये बोल सकते हो कि जो शियर स्ट्रेस है मेरा, जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होगा वो क्या दिया हुआ है, तो मैक्सिमम जो दिया हुआ वो दिया हुआ 100 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं एमएम में भी, नो डाउट, कोई इसमें इशू नहीं है मेरा है। तो 100 न्यूटन एमएम स्क्वायर में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपल ये सभी यूनिट को याद रखना हमको है। उसके बाद कहता है कि जो एंगल ट्विस्ट है वो 1 डिग्री है, ठीक है, 1.5 मीटर लेंथ रिस्पेक्टिवली। तो 1.5 मीटर लेंथ है, एल का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 मीटर। उस 1.5 मीटर पे 1 डिग्री का ट्विस्ट एंगल बन रहा है। इसका मतलब क्या है, मुझे उसको भी समझा देते हैं हमें। मतलब ये है कि अगर कोई ये शाफ्ट है, तो ये मेरा एल है, ये जो एंगल है वो बन रहा है 1 डिग्री। ओके, 1 डिग्री का ट्विस्ट एंगल है मेरा। अब 1 डिग्री है तो डिग्री को हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में भी, हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि रेडियन में कितना होगा मेरा कन्वर्शन। तो उसका होता है, हमारा वैल्यू मालूम है कि 1 डिग्री को अगर हम रेडियन में चाहेंगे तो 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन के बराबर होता है। ओके, तो 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन के बराबर। को सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो ये हो गया। और कुछ दिया हुआ था, क्या चीज देख लेते हैं। हाँ, एक चीज और दिया हुआ है, यह दिया हुआ है कि जो शाफ्ट का जो टॉर्क है वो 40% ज्यादा है, मोर देन मीन टॉर्क। क्योंकि मीन यहाँ पे टॉर्क लगता है, छूट गया मेरा। तो मैक्सिमम जो टॉर्क ट्रांसफर करेगा वो 40% ज्यादा करेगा मीन टॉर्क से। तो मीन टॉर्क से 140% ज्यादा करेगा। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना होगा इसका, मैक्सिमम जो टॉर्क होगा, मतलब टी मैक्सिमम जो होगा वो मोर देन होगा, मोर देन मतलब ज्यादा। तो कितना होगा उसका, क्या वैल्यू निकलता है उसका हम लोग का है, तो 40/100। ओके, देन 100 ऑफ टी मीन।
ओके, तो मीन के 40% ज्यादा होता है, तो इसको काट देंगे तो कितना का 1.4 ऑफ टी मीन। ये सब बहुत परसेंटेज निकालने का तरीका में सब पढ़े होंगे, परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग हैं। तो मैक्सिमम टॉर्क में ये ट्रांसफर करेगा ऑफ मीन टर्क के। तो अब हमें निकालना क्या चीज है, हमें डायमीटर निकालना है, सेफ डायमीटर्स की, वो डायमीटर कितना होना चाहिए मेरा, कि ताकि हम निकाल सकेंगे। तो सेफ डायमीटर निकालने का जो कैलकुलेशंस है हमारा, उसके लिए दो फॉर्मूला यूज करेंगे। पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, ओके, डायमीटर्स बेस्ड ऑन shear strength, shear स्ट्रेस के कैलकुलेटर पर करेंगे। ओके, shear स्ट्रेस का कैलकुलेशन का मतलब हो गया कि स्ट्रेंथ के बेस पे करते हैं हम लोग इसको, हम लोग स्ट्रेंथ कंसिडरेशन यहाँ पे यूज करेंगे। तो स्ट्रेंथ कंसिडरेशन मतलब कि इसके क्षमता, इसके शक्ति के अनुसार हम डायमीटर को चेक करेंगे। ओके, इसका जो फॉर्मूला क्या यूज करते हैं हम लोग हैं, इसका यूज करते हैं T इक्वल टू पाई बाई 16 एंड shear स्ट्रेस एंड D का पावर Q। ये फॉर्मूला से हम निकालेंगे इस D को। इसमें से T इज मैक्सिमम टॉर्क, मैक्सिमम टॉर्क कितना जा सकता है, shear स्ट्रेंथ जो हमारे पास है वो चीज, और डायमीटर्स, इसका हम यूज करके निकाल सकते हैं। देखते हैं, तो इसको जब करके देखेंगे कि कितना होगा, तो हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहला चीज तो मैक्सिमम टॉर्क होना चाहिए। तो मैक्सिमम टॉर्क कैसे निकलेगा, ओके, तो मैक्सिमम टॉर्क का जो फॉर्मूला था वो अभी हम निकाले थे 1.40 ऑफ टी मीन। तो फिर टी मीन कैसे निकलेगा, तो अब टी मीन को निकालने का क्या तरीका है, कि टी मीन को कैसे निकालेंगे हम लोग हमारे पास कैसे निकालेंगे हम लोग, तो यूजिंग, क्योंकि हमारे पास जो डाटा था, यूजिंग, क्योंकि हम पावर क्वेश्चन में पावर दिया हुआ है, तो यूजिंग पावर ट्रांसमिशंस इक्वेशंस का यूज करेंगे हम लोग। तो इसका इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, इसका इक्वेशन का फॉर्मूला बहुत इजी है, मालूम है कि P इक्वल टू 2 पाई एन टी बाई 60 इक्वेशन 2। तो ये इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं, पावर को निकाल सकते हैं हम लोग। तो इसको हम लोग पावर को निकाल देते हैं हम लोग यहाँ से। हम लोग तो पावर दिया हुआ 500 का पावर 6 किलो वाट था, तो चेंज कर दिए। टू पाई का वैल्यू 3.14, एन का वैल्यू 100, क्योंकि 100 आरपीएम से मेरा चल रहा है, एंड दिस इक्वल टी मीन एंड डिवाइड बाय 60। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, तो सॉल्व करके देखते हैं क्या मिलेगा। तुम्हें सॉल्व करके देखो, कैलकुलेटर तुम्हारे पास होगा तो जरूर कैलकुलेट करो, करके देखो कितना आएगा। तो अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशंस वी गेट द टी मैक्स, टी मीन, जो टी मीन होगा वो में निकल जाएगा लगभग तुमको 477465 न्यूटन मीटर, ये मेरा अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशंस। तो मैक्सिमम कैलकुलेशन टॉर्क कितना निकल जाएगा, ये निकलेगा 1.4 ऑफ टी मीन 477465। जब हम कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट हमारा आएगा कुछ इस तरह से, 66845 न्यूटन मीटर। तो ये आंसर मेरा मीटर में आया है। सारा यूनिट को हम चेंज करेंगे एमएम में, क्योंकि हमारा शुरू से कैलकुलेशन एमएम में था। जस्ट कन्वर्ट इनटू मीटर इनटू एमएम। तो चेंज मीटर टू एमएम,
तो कैसे तो चेंज कैसे करेंगे, जस्ट हम लोग 1000 से गुना कर देंगे तो मैक्सिमम टॉर्क निकल जाएगा 66845 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। ये मेरा डाटा निकल गया, मैक्सिमम टॉर्क यहाँ से ट्रांसफर होगा। तो डायमीटर का जो हमारा जो कैलकुलेशंस है ना, सेफ डायमीटर जो मेरा निकलेगा वो इक्वेशंस 1 से हम यूज करेंगे, यूजिंग इक्वेशंस 1। तो क्या था इक्वेशन 1, T इक्वल टू π/60 shear stress into d⁻²। जस्ट इसमें पुट कर देंगे T को, तो 66845 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 3.14। 16 shear स्ट्रेस कितना दिया हुआ इसका है, तो shear स्ट्रेस दिया हुआ 100 जो हमारे पास था, एंड डायमीटर D। तो अब सिंपल यहाँ पे यूज करो, डायमीटर को यहाँ पे निकाल देते हैं हम लोग। यहाँ पे डायमीटर में निकल गया, अप्रॉक्स जो डायमीटर निकलेगा वो 150 mm का डायमीटर निकल जाएगा। तो ये डायमीटर मेरा होना चाहिए था वो शाफ्ट का। लेकिन इसका एक चीज और है, क्योंकि हम डायमीटर को 2 मेथड से निकाल सकते हैं हम लोग हैं। ओके, एक मेथड तो हो गया जो अभी हम लोग देखें स्ट्रेंथ बेस पर, स्ट्रेंथ के अनुसार। क्योंकि इस क्वेश्चंस में, क्योंकि पहला वाले क्वेश्चंस में देखोगे, जो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करवाए थे, इस क्वेश्चन में कहीं भी ट्विस्ट एंगल का वर्ड नहीं था, जैसे एंगल लेंथ नहीं दिया हुआ था। जब एंगल लेंथ नहीं दिया हुआ था तो सी थीटा का इस्तेमाल नहीं किए थे। उसमें यूज नहीं किए थे। ओके, तो अब सेकंड क्वेश्चन वाले में एंगल ट्विस्ट दिया हुआ है। तो प्योर टॉर्जन्स इक्वेशंस में 3 पार्ट होता था मेरा। ओके, 3 पार्ट होता था। तो फर्स्ट पार्ट होता था टी ये आई पी इक्वल टू शियर स्ट्रेस बाई आर एंड सी थीटा एल। तो ये पहला कंसीडर, इसको यूज करके हम सॉल्व किए थे। अब हम यूज करेंगे एंगल को यूज करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सेकंड जो मेथड है, जो डायमीटर निकालने का जो तरीका है, डायमीटर कैलकुलेशन इज बेस्ड ऑन ट्विस्ट। ट्विस्ट मतलब एंगल पे, और जहां जब बात एंगल आ जाता है तो हमारे पास जो फॉर्मूला सामने जो निकल के आता है वो फॉर्मूला होता है टी एंड आई पी इक्वल टू सी थीटा एंड एल। तो ट्विस्ट के एंगल के टर्म्स से मुझे निकालना है। तो यहाँ पे देखोगे कि अगर जब थीटा के टर्म से मैं निकल जाएगा तो सी को हम आई पी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, टी को एल से मल्टीप्लाई करेंगे, तो थीटा इक्वल टू टी एल एंड सी आई पी। वेयर हम ये कल बताए थे कि सी आई पी को हम क्या बोलते हैं, टॉर्जन रिजिडिटी, मतलब स्टीफनेस, इसको हम लोग बोल सकते हैं स्टीफनेस। कितना मजबूती से ये रोक सकता है, स्टीफनेस। जैसे शाफ्ट बहुत ज्यादा स्टीफनेस है, मतलब बहुत ज्यादा कड़ा है, बहुत ज्यादा मजबूत है, आम भाषा में कहेंगे भैया तो बहुत ज्यादा ये मजबूत है, एकदम मुड़ ही नहीं रहा, ना घूम रहा, ना ट्विस्ट नहीं हो रहा है। हाँ, रोटेटिंग कर रहा है लेकिन वो मटेरियल डिफॉर्म नहीं हो रहा, तो बहुत ज्यादा स्टीफनेस है, बहुत स्टीफ लड़का बोलते हैं कि बहुत ज्यादा ये अपने आप को रिजिड हो गया है, तो रिजिड है। तो किसी कंडीशन पर वो अपने आप को डिफॉर्मेशन नहीं कर रहा है, तो उसको स्टीफनेस बोलते हैं। तो इसके टर्म से भी हम लोग इसको निकाल देते हैं। तो कैसे निकालेंगे अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसके टॉर्जन रिजिडिटी को। तो हमारे पास थीटा दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, और सी दिया हुआ है, आईपी दिया हुआ है। तो थीटा कितना दिया हुआ, थीटा दिया हुआ था मेरा 1 डिग्री, जस्ट कन्वर्ट इनटू रेडियन,
तो जिसको जब कन्वर्ट करोगे तो हमारे पास कैलकुलेटर होगा, तो हम कन्वर्ट कर दे 0.0174 रेडियन, रिजल्ट आ जाएगा। तो टॉर्क तो मेरे पास पहले से ही दिया हुआ था तुमको 66845 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर mm। ओके, लेंथ दिया हुआ है, लेंथ कितना दिया, 1.5 मीटर दिया होता, तो मीटर को कन्वर्ट कर देंगे हम लोग mm में, तो ये हो गया mm में। अच्छा, और कुछ भी है, सी का वैल्यू क्या था मेरा, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तो सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है देख लेते हैं क्वेश्चंस में। ऊपर जाते हैं और है, हाँ देखो सी का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ, कभी कभी जेईटी क्वेश्चन में सी का वैल्यू नहीं देता, तो नहीं देता इसका मतलब है अगर सी का वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो तुम्हारा स्टीफनेस के बेस पे कैलकुलेशन नहीं होगा। ओके, तो सी का वैल्यू भी दिया हुआ है तुमको, है सी का वैल्यू दे दिया है तुम्हारे 8400 mn पर एम स्क्वायर, इसको कन्वर्ट कर देंगे हम लोग सिंपली 8 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि जो मेगा है ना ये कैंसिल हो जाएगा, मीटर को एम में जो कन्वर्ट करेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाता है। ओके, तो कुछ डाटा में चेंज, सॉरी कुछ बदलाव नहीं होता है, तो सबको पुट कर देंगे हम लोग इसमें। जब पुट कर देंगे देखो क्या रिजल्ट आता है हमारे पास से। तो थीटा हो गया मैं कितना 0.0174। ओके, उसके बाद ये हो गया थीटा, फॉर्मूला क्या था मेरा, टी एल। तो अब टी कितना है, टी दिया हुआ होगा मेरा 66845 इंटू दिस, एल दिया हुआ 1.5 इंटू 1000। ओके, सी दे दिया है 8.5 इंटू 10⁻⁴, और क्या था मेरा फॉरवर्ड मोमेंट। ओके, तो फॉरवर्ड मोमेंट कितना फॉर्मूला होगा 22/32 D⁻⁴, ये था मेरा इक्वेशन। जब सभी को सॉल्व करोगे तो जो डायमीटर का जो वैल्यू निकलेगा वो मेरा डायरेक्ट D⁻⁴ आफ्टर माय कैलकुलेशन, तो 6884032 एंड डी को यहाँ से करेंगे तो इसका 161 इसका डायमीटर निकलेगा। तो यहाँ पे मेरे पास दो डायमीटर निकला है, तो अगर मान लो कि यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होगा, यहाँ पे कि यहाँ पे मतलब कि स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग निकला डायमीटर 150 आई थिंक, और स्टीफनेस के अकॉर्डिंग जो डायमीटर निकला वो 161 निकला है। तो एक तो अब किस डायमीटर को तुम चूज करोगे, किस डायमीटर को डिजाइन के लिए हम उठाएंगे, तो अगर 150 डायमीटर को हम बेस मानेंगे कि 150 लेंगे, तब तो उसके अकॉर्डिंग स्टिफनेस के अकॉर्डिंग ये मटेरियल टूट जाएगा, तो हम मैक्सिमम डायमीटर को पिक करेंगे, क्योंकि 161 तो इसके अंदर 150 डायमीटर सेफ आ जा रहा है, तो सेफ डायमीटर के लिए जो हमारा जो डायमीटर होगा वो होगा डायमीटर 161 mm का। ओके, तो ये हमारा डायमीटर डिजाइन के लिए हम इसको चूज करेंगे ताकि ये हमारा सेफ हो। ओके, तो ये था मेरा पूरा मतलब कि एक दो न्यूमेरिकल्स के ऊपर हम सॉल्व कर चुके हैं। ओके,
ओके, अब क्योंकि यहाँ तक हम टॉर्जन क्वेश्चंस को लगभग सारा जितना भी न्यूमेरिकल्स है तुम्हारा इसी क्वेश्चंस पे आएगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ पे नहीं ट्रांसफर होगा। थोड़ा सा हम और इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दें ताकि नॉलेज तुम्हारा बढ़ जाए यहाँ पे। ओके, वो नॉलेज सर स्क्रीनशॉट जरा तुम लोग याद से ले लोगे, हमको सेंड कर दो कि टाइम खत्म होने वाला सर है। सर एक जगह बोले थे कि अगर ये हो तब जगह तब स्टिफनेस लेंगे वरना नहीं लेंगे, उसको पॉइंट क्या था सर? देखो, अगर क्वेश्चंस में तुम्हारा दिया रहेगा कि अगर थीटा ट्विस्ट एंगल अगर दिया हुआ होगा, रेडियस सॉरी मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, मतलब जो इसको सी बोलते हैं, ये दिया रहेगा, तब हम लोग स्टिफनेस का फॉर्मूला यूज करके सॉल्व करते हैं। ओके, अगर ये दोनों चीज नहीं दिया रहेगा, अगर अगर ये दोनों चीज दिया रहेगा तो हम लोग थीटा TL/IP का यूज करके हम सॉल्व करते हैं। और अगर मेरे पास शियर स्ट्रेस का वैल्यू दिया रहेगा, सिर्फ ये दिया रहेगा, ये दोनों नहीं दिया रहेगा, तो हम लोग यूज करेंगे जो हमारे पास जो TIP एंड शियर बाई आर, फिर इसका फॉर्मूला यूज करेंगे, मतलब कि शियर इक्वल टू TR बाई IP, हम ये यूज करेंगे। ओके, तो ये टॉर्जन्स का इक्वेशन जो होता है हमारा है, बहुत इजी है, बस याद रखना है कि कहाँ पे कौन चीज दिया रहेगा उसको उठाएंगे, कौन चीज नहीं दिया रहेगा उसको नहीं उठाएंगे, बस, ठीक ना। लेकिन डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हमारी कंपनी में जॉब लगेगी, जब हम 6 सेमेस्टर में जब हम डिजाइन पढ़ाएंगे, तो इस दोनों को हमको लेके चलेंगे, ट्विस्ट एंगल को भी फोकस करेंगे और स्ट्रेंथ को भी अकॉर्डिंग, दोनों को हम लेके सॉल्व करेंगे, ताकि पता चलना चाहिए कि कौन से डायमीटर पे हमारा टूट रहा है, कौन से डायमीटर पर नहीं टूट रहा है। तो पता चला कि हम अगर स्ट्रेंथ मतलब शियर स्ट्रेस पे हम डायमीटर कैलकुलेट किए, वो सही निकला, और जब हम इस चीज को यहाँ पुट किए तो मेरा डायमीटर टूट गया, मतलब वो चीज ब्रेक कर जाएगा। तो अल्टीमेटम हमको देखना, चेक करना होगा कि दोनों में डायमीटर, मैक्सिमम डायमीटर किसका आ रहा है, तो वो चीज हमको यहाँ पर देखना पड़ता होगा। ओके, और उसके बाद हम, अब ये लगभग टॉर्जन का कंप्लीट हो चुका है। अब एक चैप्टर, 2 चैप्टर बच गया, और है एक चैप्टर जो हमारा जो टॉपिक डिस्कस करेंगे नेक्स्ट डे, हम इस चीज को देखेंगे, हम लोग हैं उसको देखेंगे, डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस हम देखेंगे। इसका थोड़ा सा हम ओवरव्यू यहाँ पे दे रहे हैं ताकि समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं हम यहाँ पे हमें। जैसे मान लो जस्ट लाइक ये एक ठो कॉलम है, ये एक हमारा कॉलम्स है, ये इसका सेंटर हो गया है। ओके, अब हम क्या करें, कोई एक ठो लोड यहाँ पे, ये लोड हम इधर देते हैं W, जो सेंटर से लगभग कुछ डिस्टेंस की दूरी पर ये लोड अप्लाई हो रहा है, कुछ डिस्टेंस की दूरी पर ये लोड अप्लाई हो रहा है। तो अगर सेंटर पे लोड अप्लाई होता तो इसमें, तो मान लो कि ये कोई सेक्शन हो गया है, तो इस सेक्शन पे क्या होगा, इस सेक्शन पे इस लोड के चलते 2 ठो स्ट्रेस पैदा होगा। पहला डायरेक्ट स्ट्रेस पैदा होगा, यहाँ पे जो डायरेक्ट बेंडिंग स्ट्रेस है, यहाँ पे 2 मीनिंग होगा। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट स्ट्रेस ड्यू टू दिस कंप्रेसिव लोड,